to the AIDS. Yes, what is the full form of AIDS? AIDS is basically acquired immunodeficiency syndrome. क्या कहलाता है ये? Acquired immunodeficiency syndrome. तो इसके नाम से एक बात तो क्लियर हो गई है कि ये कैसी डिजीज है बेटा? दैट इज एक्वायर्ड. इट इज नॉट अ कंजेंशियल डिजीज. ओके, इट इज नॉट कंजेनाइटल. कोजेनाइटल भी कहता है इसको, बट कोजेनाइटल disease. Congenital disease is that disease which is from by birth. By birth जो disease आती है उसको हम क्या कहते हैं? Congenital. But this is an acquired disease. What happened in this particular AIDS, acquired immunodeficiency syndrome? आपका immune system क्या हो जाता है? Weak. There is loss of immune system. क्या हो रहा है? There is a deficiency of immune system. There is deficiency of immune system. तो जो आपका इम्यून सिस्टम आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहा था, लगातार आपको डिजीज से फाइट कर रहा था, आपको प्रोटेक्ट कर रहा था, उसका वही इम्यून सिस्टम पे डायरेक्ट अटैक होता है. किसका? दैट इज एक वायरस जिसको हम क्या कहते हैं? HIV, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस. तो यहाँ पर इम्यूनोडेफिशिएंसी लिखा गया है एक्वायर्ड एड्स के जो फुल फॉर्म के अंदर. इट मींस देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ इम्यून सिस्टम. बेसिकली यहाँ पर क्या होता है कि टी हेल्पर सेल्स जो होते हैं उनका नंबर क्या हो जाएगा? डिक्रीज. ये वही टी हेल्पर सेल्स हैं जो आपकी बॉडी के बी लिम्फोसाइट को प्रमोट करते हैं प्लाज्मा सेल के थ्रू एंटीबॉडी सिक्रेशन के लिए. तो यहाँ पर डायरेक्ट अटैक किसके ऊपर हो रहा है? टी हेल्पर सेल्स के लिए. सो द वायरस इज HIV, दैट इज रिट्रोवायरस. इस वायरस को क्या कहते हैं? रिट्रोवायरस causes AIDS. Okay, and this disease AIDS, in AIDS there is deficiency of, सबसे इंपॉर्टेंट है, deficiency of T helper cell that stimulate B lymphocytes, that stimulates which cells? B lymphocytes to produce plasma cells which secretes antibodies, which secretes antibodies. आपके टी हेल्पर सेल को इसने किल कर दिया जो आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहा था. किसके थ्रू? एंटीबॉडी प्रोडक्शन के थ्रू. तो एंटीबॉडी प्रोडक्शन ही नहीं होगा तो आपका इम्यून सिस्टम क्या होता जाएगा? डेफिशिएंट होता जाएगा. यही काम है किसका? HIV वायरस का, रेट्रोवायरस का, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस का. तो ये तो सबसे पहले इसका काम. लेकिन इसको सबसे पहले फर्स्ट रिपोर्ट कहाँ करा गया? इट वॉज फर्स्ट रिपोर्टेड इन लॉस एंजलिस USA in 1981. First reported in 1981 in USA. लॉस एंजलिस के अंदर सबसे पहले इसका केस जो है वो रिपोर्ट हुआ. उसके बाद में इट स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड. बहुत तेजी से फैला, बहुत तेजी से. ठीक है ना? इट स्प्रेड्स ऑल ओवर द वर्ल्ड. अब ये जो स्प्रेडिंग हुई इसकी, तो इंडिया भी कहां छुपा रहेगा? इंडिया के अंदर फर्स्ट केस रिपोर्ट करा गया 1986 चेन्नई में. इन इंडिया it was reported in
1986 इन चेन्नई। तो चेन्नई से ये डिजीज होते हुए पूरे इंडिया के अंदर फैल गई और एक डेडली डिजीज के नाम से एड्स जो है अभी भी पहचाना जाता है। हालांकि इसके अब केसेस जो हैं वो थोड़े से कम हुए हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द अवेयरनेस, क्योंकि इसका कोई कंट्रोल नहीं है। प्रिवेंशन इज द ओनली कंट्रोल हियर इन केस ऑफ एड्स। तो यह है एड्स जो आपके इम्यून सिस्टम को डेफिशिएंट कर देगा, आपको रोगों से लड़ने की शक्ति जो है आपकी उसको खत्म कर देगा, जिसकी वजह से आप अलग अलग डिफरेंट जो नॉर्मल जो सिम्टम्स जो होते हैं, प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो आपको आना शुरू हो जाएगी और वही क्या कहलाती है, एड्स। नेक्स्ट हम लेते हैं इसका पैथोजन, कि ये पैथोजन है कैसा, इसका स्ट्रक्चर क्या है, जो रेट्रोवायरस है दिखता कैसे है, ठीक है ना, इसके अंदर क्या जेनेटिक मटेरियल है इसका। सो नेक्स्ट इज द पैथोजन। Yes, our pathogen is retrovirus. तो कौन है इसका पैथोजन जो एड डिजीज कॉज करता है? पैथोजन इज रेट्रोवायरस, जिसको हम क्या कहते हैं, HIV वायरस जो है उसको HIV भी कहते हैं। तो रेट्रोवायरस के पास में स्पेशल एंजाइम प्रेजेंट होता है, दैट इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हाँ जी, तो कैसा है एड्स या रेट्रोवायरस जो है, दिखने में कैसा होता है, दैट इज इट इज सिंपली अ बॉल लाइक स्ट्रक्चर। बॉल होती है, बस सेम बॉल जैसा ही नजर आता है। आप कह सकते हो कि सॉसर बॉल जैसा स्ट्रक्चर नजर आता है आपको, सॉसर बॉल लाइक स्ट्रक्चर आपको इसका मिलेगा। दिखने में बिल्कुल हूबहू बॉल जैसा स्ट्रक्चर है। तो क्या क्या प्रेजेंट होता है हमारे रेट्रोवायरस के अंदर जो एक डेडली डिजीज प्रोड्यूस कर रहा है, दैट इज द एड्स। तो सबसे इंपॉर्टेंट, द लेयर विच इज प्रेजेंट इन एड्स इज आउटर लेयर। किसकी लेयर प्रेजेंट होती है? ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। कौन है ये? दिस इज फॉस्फोलिपिड। तो हम फॉस्फोलिपिड आपको मालूम ही है, बाइलेयर होती तो उसको भी हम 2 कर देते हैं, ठीक है। ये क्या बन गया आपका? ये आपका बन गया दैट इज फॉस्फोलिपिड। तो सबसे पहले आउटर कवरिंग किसकी होती है? फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। ओके, तो सबसे बाहर की साइड में आपको ये स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। इसके ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं? छोटे 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 नॉब लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन। तो अब आप देखिए इसके ऊपर इस तरह से ये दिख रहा है आपको, इस तरह से ये नॉब लाइक स्ट्रक्चर्स जो हैं पूरे उस पर प्रेजेंट होते हैं। हम सिर्फ इसको हाफ में ही बनाएंगे, ज्यादा नहीं बनाएंगे, ठीक है। इस तरह से ऊपर एक नॉब हो जाएगा, ऑलपिन जैसे स्ट्रक्चर होता है, सेम वैसा ही स्ट्रक्चर आपको इसके अंदर नजर आएगा, ये वाला, ठीक है। ये नॉब लाइक स्ट्रक्चर्स आपको इस लिपिड मेम्ब्रेन के ऊपर मिलेगा, ठीक है ना। ये जो नॉब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं ये किसके बने हुए हैं बेटा? ये बने हुए हैं आपके ग्लाइकोप्रोटीन के। ये वाला जो ग्लाइकोप्रोटीन है वो कौन सा है? दैट इज 120। और ये वाला जो ग्लाइकोप्रोटीन है ये क्या प्रेजेंट होता है? दैट इज ग्लाइकोप्रोटीन 41। तो आप देखिए 2 ग्लाइकोप्रोटीन है, एक है 120 और एक है 41। क्लियर? तो आप इस चीज का ध्यान रखें कि ये जो ग्लाइकोप्रोटीन आपको नजर आ रहा है 140 120 वाला, इस ग्लाइकोप्रोटीन के पास में ये क्या है? ये टी हेल्पर सेल। किसका सेल है? ये आपका सेल है। क्या बनाएगा ये? एंटीबॉडीज बनाएगा। बी लिम्फोसाइट को कहेगा कि एंटीबॉडीज बनाओ। तो बी लिम्फोसाइट क्या करेंगे? टी हेल्पर सेल्स की वजह से क्या बनाते हैं? एंटीबॉडीज। तो टी हेल्पर सेल ये मैसेज देता है, ये वायरस इसका जो है 120 जो है ग्लाइकोप्रोटीन यूनिट, वो ग्लाइकोप्रोटीन यूनिट क्या करती है? एक रिसेप्टर से जुड़ जाती है। ये रिसेप्टर्स किसके हैं? ये रिसेप्टर्स हैं आपके टी हेल्पर सेल्स के। तो टी हेल्पर सेल्स के रिसेप्टर किसके साथ में जुड़ गए? ग्लाइकोप्रोटीन 120। अब आप देखिए, ये है रिसेप्टर किसका? टी हेल्पर सेल का, और ये ग्लाइकोप्रोटीन
120। इन दोनों के बीच में क्या होगा, अटैचमेंट होगा और ये टी हेल्पर सेल्स क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय। और आपका इम्यून सिस्टम क्या हो गया, वीक इम्यून सिस्टम। ओके, इस तरह से अटैचमेंट होता है टी हेल्पर सेल का ग्लाइकोप्रोटीन 120 से। अब हम इसका इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं कि इसके अंदर और क्या क्या प्रेजेंट होता है। तो ये बाहर की लिपिड लेयर आ गई। अब लिपिड के बाद में जो लेयर यहाँ पर प्रेजेंट होगी अंदर की साइड में, वो क्या प्रेजेंट होता है, प्रोटीन कोट। ये क्या है, प्रोटीन के कैप्सिड है। इस तरह से ये प्रोटीन कैप्सिड बना होता है। ये आउटर, इसमें दो प्रोटीन कैप्सिड आपको नजर आएंगे। ये क्या है, आउटर प्रोटीन। तो जो आउटर प्रोटीन होता है वो कौन से वाले हैं, दैट इज ये जो आउटर प्रोटीन है दैट इज 24, P24। ओके, सो दिस इज विच लेयर, प्रोटीन लेयर। यहां पर लिख देते हैं इसको, रेड से नहीं ब्लैक से लिखते हैं। ये क्या नजर आ रहा है, प्रोटीन कोट। कैसा है, बाहर की साइड में है, आउटर। किससे बना हुआ है, P24। ठीक है, उसी तरह से सेम अंदर की साइड में भी क्या प्रेजेंट होगा, एक प्रोटीन कोट प्रेजेंट होगा। ये यानी कि इसका जो है जेनेटिक मटेरियल बहुत ही सुरक्षा के साथ में विद स्पेशल 2 प्रोटीन लेयर के साथ में क्या होगा, इनर साइड में प्रेजेंट होगा, इनर प्रोटीन कोट। तो 2 प्रोटीन कोट बने और अंदर वाला किससे बना है, P17। तो आप देखिए आउटर प्रोटीन कोट किससे बनता है, 24 से, और इनर वाला किससे बना है, 17 से बना है। अब आता है इसका सबसे इंपॉर्टेंट, दैट इज द जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल क्या है, ये एक सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, ये एक सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। 2 सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए इसके अंदर मिलते हैं। दिस इज व्हाट, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। क्योंकि ये 2 नंबर में है तो कभी कभी हम इसको क्या कह देते हैं, डिप्लॉइड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, डिप्लॉइड। अब आप देखिए इसके साथ में एक एंजाइम प्रेजेंट होता है और वो एंजाइम कौन सा है, दैट इज द रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ये जो एंजाइम नजर आ रहा है ये कौन सा एंजाइम है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ये क्या करता है, ये आरएनए से डीएनए में चेंज कर देगा। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन आरएनए को किसमें चेंज कर देना, डीएनए में चेंज कर देना। जेनेटिक मटेरियल अगेन सेंट्रल डॉगमा जो काम करता है वो काम कौन करेगा, आपका रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। अब इसके साथ में 2 एंजाइम और प्रेजेंट होते हैं। एक ये रहा, इस एंजाइम को हम क्या कहते हैं, दैट इज इंटीग्रेज। ये कौन सा एंजाइम है, इंटीग्रेज। इंटीग्रेज क्या करता है, जैसे ही डीएनए में ये चेंज होगा इस पर्टिकुलर डीएनए को इंटीग्रेट कर देगा होस्ट के डीएनए के साथ में। इंटीग्रेशन ऑफ वायरल डीएनए टू द होस्ट डीएनए, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ वायरल डीएनए टू होस्ट डीएनए। ये काम किसने करा, इंटीग्रेज ने करा। अब एक और एंजाइम इसके साथ में प्रेजेंट होता है, उसका नाम क्या है, प्रोटीएज। कौन सा एंजाइम है ये, प्रोटीएज। क्या फंक्शन है प्रोटीएज का, प्रोटीन को तोड़ना, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना। ये काम किसका है, प्रोटीएज का। ब्रेक प्रोटीन। ठीक है, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, इंटीग्रेज और प्रोटीएज, ये 3 एंजाइम इसके अंदर प्रेजेंट है। 1, 2 और ये हो गया आपका 3। ये तीनों ही एंजाइम इसको क्या बना देते हैं, पावरफुल बना देते हैं। ठीक है, प्रोटीन कोड कितने प्रेजेंट है, 2, आउटर और इनर। अंदर क्या प्रेजेंट है, 2 सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए।
एक ये और ये, उनके बीच में क्या प्रेजेंट है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। आउटर लेयर किसकी बनी हुई है, फॉस्फोलिपिड की। फॉस्फोलिपिड में नॉब लाइक स्ट्रक्चर, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो नजर आ रहा है ये क्या है, नॉब लाइक। ये नॉब लाइक स्ट्रक्चर किसका बना हुआ है, ग्लाइकोप्रोटीन का। कौन से ग्लाइकोप्रोटीन, 120 एंड 41। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है, दो ग्लाइकोप्रोटीन है 120 एंड 41 और दो प्रोटीन कोड है P24 एंड P17, ठीक है ना। तो P24 और P17, और ये आपका होता है सॉसर बॉल लाइक स्ट्रक्चर ऑफ दैट इज पैथोजन एड्स। तो एड्स का जो है वायरस इस तरह से आपकी बॉडी में एंटर करेगा कि पहले आपके टी हेल्पर सेल्स को खत्म करना शुरू कर देगा और धीरे धीरे आपका इम्यून सिस्टम क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। क्लियर, यस। नेक्स्ट अपन लेंगे अपनी नेक्स्ट स्लाइड में, दैट इज ट्रांसमिशन कैसे होता है इसका आगे। यस, नेक्स्ट इज द ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन कैसे होगा एड्स वायरस का, वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रांसमिशन हमेशा कैसे होता है, वाया बॉडी फ्लूइड, ठीक है, इस चीज को हमेशा ध्यान रखना। ये किसके थ्रू हो रहा है, बॉडी फ्लूइड के एक्सचेंज के थ्रू ही क्या होता है, ट्रांसमिशन। अब बॉडी फ्लूइड जो है वो ट्रांसमिशन के बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं अपन इसमें ले सकते हैं। फर्स्ट जैसे सेक्सुअल कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन, विद इन्फेक्टेड पर्सन, जिस भी पर्सन को जो है इन्फेक्शन है उसके साथ में सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू भी ये क्या हो सकता है, ट्रांसमिट हो सकता है। ओके, और ऐसे पर्सन जिनके मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स हो जाते हैं, एक से ज्यादा सेक्सुअल पार्टनर है, उस केस के अंदर भी क्या हो सकता है, HIV ट्रांसमिट, हैविंग मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर। ओके, तीसरा, अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है और ब्लड ट्रांसफ्यूजन किसी इन्फेक्टेड पर्सन का हो जाता है, उस केस के अंदर भी क्या हो सकता है, दैट इज HIV, इन्फेक्टेड ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट जैसे कि प्लाज्मा भी हो सकता है इसमें। ट्रांसफ्यूजन, तो हमेशा ब्लड का चेकअप करना बहुत जरूरी है प्रायर टू द ट्रांसफ्यूजन। जैसे भी आप ब्लड ट्रांसफर करते हैं तो आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। चौथा, एड्स कैसे हो सकता है, फ्रॉम मदर टू हर बेबी, ठीक है ना, वाया प्लासेंटा, मदर टू फीटस वाया प्लासेंटा। तो ये वायरस जो है वो क्रॉस कर सकता है प्लासेंटल बैरियर को, या फिर ये हो सकता है मदर टू फीटस ड्यूरिंग पार्चुरेशन। पार्चुरेशन के टाइम कुछ ब्लड कांटेक्ट के चांसेस रह सकते हैं, उससे भी ये क्या हो सकता है, ट्रांसमिट। पार्चुरेशन, या फिर जो मदर फीड कर रही है अपनी बेबी को और उसको HIV है तो उससे भी, ठीक है ना, वाया मदर टू हर बेबी वाया ब्रेस्ट फीडिंग। ओके, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन, और जो लोग लगातार ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराते रहते हैं, ठीक है ना, जिनको इस रेगुलर जैसे थैलेसीमिया का पेशेंट अगर कोई है और थैलेसीमिया का पेशेंट रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन करा रहा है, उसको भी चांसेस रहते हैं किसके, दैट इज एड्स के। तो दोज who have regular blood transfusion, example थैलेसीमिया। थैलेसीमिया के पेशेंट के अंदर इस तरह के चांसेस आ सकते हैं। यस,
और क्या क्या चांसेस हो सकते हैं, अगर कोई इंट्रावेनस ड्रग ले रहा है, ठीक है ना, और वो शेयर भी कर रहा है अपने साथ में नीडल, ठीक है, इंट्रावेनस ड्रग वाया नीडल शेयरिंग, या फिर अपन क्या कहते हैं कान और नाक जो है उनको भी पियर्स कराते हैं, उसके थ्रू भी जो है ये कौन पहुंच सकता है, HIV, पियर्सिंग ऑफ नोज एंड ईयर, इसके थ्रू भी पहुंच सकता है आपके पास में HIV। और क्या क्या रीजंस रह सकते हैं, टैटूइंग अगर हम कराते हैं, टैटू बनवाते हैं, ठीक है ना, तो टैटू बनवाने से भी क्या हो सकता है, आपको ये इन्फेक्शन हो सकता है थ्रू, तो टैटूइंग जो है, कोई अच्छा टैटूइंग, ओके, तो ये बहुत सारे रीजंस हैं जिनकी वजह से क्या हो सकता है, दैट इज द HIV इन्फेक्शन। एक और चीज ध्यान रखनी है कि HIV इन्फेक्शन नहीं होता है टच से, स्नीजिंग से, कफिंग से या मॉस्किटो बाइट से। प्लीज रिमेंबर, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पर देती हूँ, HIV इन्फेक्शन नॉट टेक प्लेस थ्रू, कौन कौन से प्रोसेस के थ्रू नहीं होता है, फर्स्ट कफिंग से नहीं होगा, स्नीजिंग से नहीं होगा, ऐसा नहीं कि आपने छींक मार दी और सामने वाले को जो है HIV हो जाए, ठीक है ना, कफिंग, स्नीजिंग, इवन मॉस्किटो जो है उससे भी नहीं होता, मॉस्किटो बाइट, पहले ये मिथ था कि मॉस्किटो बाइट से हो जाता है, लेकिन मॉस्किटो बाइट से भी ये ट्रांसफर नहीं होता, ठीक है, यस। इसके अलावा टच से, शेयरिंग करने से फूड वगैरह, कभी भी इस तरह से जो है HIV नहीं फैलता, टचिंग, टच और शेयरिंग फूड आइटम्स, शेयरिंग फूड आइटम्स, ओके, तो इस चीज का ध्यान रखें हमेशा। HIV जो है वो किसके थ्रू फैलेगा, वाया बॉडी फ्लूइड, ओके, सेक्सुअल कांटेक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन, जिसके मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स हैं उनको चांसेस हो सकता है, या इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो हो रहा है या उसके प्रोडक्ट का ट्रांसफ्यूजन हो रहा है उससे हो सकता है, मदर से फीटस को होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, प्लासेंटा के थ्रू हो सकता है, ड्यूरिंग पार्चुरेशन हो सकता है, ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम हो सकता है, ठीक है ना, रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो है जो पर्संस कराते हैं उनको हो सकता है, जो इंट्रावेनस ड्रग लेते हैं उनको हो सकता है, जो नोज ईयर्स वगैरह पियर्सिंग कराते हैं उनको हो सकता है, ठीक है ना, लेकिन HIV नहीं होता है किससे, कफिंग से, स्नीजिंग से, या फिर मॉस्किटो बाइट से, या टच या शेयरिंग ऑफ द फूड आइटम्स। प्लीज रिमेंबर, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से हमेशा क्वेश्चन जो है नीट के अंदर अलग अलग तरह से फॉर्म में आता है। यस, नेक्स्ट इज द मोड ऑफ एक्शन। तो मोड ऑफ एक्शन क्या रहेगा, एक्शन ऑफ HIV। तो किस तरह से काम करता है HIV वायरस, आपकी बॉडी में कैसे अटैक करेगा। सबसे पहले हम इसको लेते हैं, ये है आपका HIV वायरस, रेट्रोवायरस। कौन सा वायरस है ये, दिस इज रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस जब आपकी बॉडी के अंदर एंटर करेगा तो सबसे पहले उसको पहचानने के लिए कौन सा सेल आएगा, आपको मालूम ही है कि फैगोसाइट्स जो होंगे, लार्ज वाले फैगोसाइट्स जो हैं, स्पेशली मैक्रोफेजेस जो हैं, वो क्या कर सकते हैं, आ सकते हैं, ठीक है ना। दूसरा, ये वायरस डायरेक्टली किसी भी एनिमल सेल के अंदर जाके रह सकता है, ठीक है, दोनों के अंदर ये प्रोसेस चल रहा है। एनिमल सेल के अंदर रहेगा ये, तो टिश्यू के पास में जो भी मैक्रोफेजेस होंगे वो इसको एंगल्फ कर लेंगे, ठीक है ना, तो वायरस किसके अंदर इनोकुलेट हो जाएगा, मैक्रोफेजेस में। अब चाहे इसको आप मैक्रोफेज कहो, चाहे या कोई एनिमल सेल कहो, ये किस तरह से एक्टिवेट करेगा आपकी बॉडी को अपनी प्रोजेनी बनाने के लिए, इसको हम देखते हैं। तो रेट्रोवायरस किसमें गया, मैक्रोफेज में गया, ठीक है,
या फिर हम कह सकते हैं किसी सिंपल एनिमल सेल के अंदर गया। उसके अंदर जाने के बाद में सबसे पहले हम एक बाउंड्री बना देते हैं, because this is the simple diagram of NCERT and NCERT is very important, that is the Bible। तो हम उसके प्रोसेस के ऊपर ज्यादा फंक्शन करेंगे। हाँ जी, तो ये है आपकी सेल की प्लाज्मा मेमोरी, ठीक है। अब यहां से ये रेट्रोवायरस क्या करेगा आपको मालूम ही है। तो वायरस सबसे पहले क्या होता है, एक सेल से क्या हुआ, अटैच्ड हुआ। ये कौन सा वायरस था, रेट्रोवायरस। इसने यहाँ पर अपना जेनेटिक मटेरियल जो है वो इनकॉर्पोरेट कर दिया, ठीक है। दिस इज फर्स्ट वन, दैट इज द रेट्रोवायरस, ठीक है ना। अपना जेनेटिक मटेरियल जो है इसने इनकॉर्पोरेट कर दिया। ये इसका क्या है, रेट्रोवायरस के अंदर ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, और हम इसको लिख देंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस एंजाइम, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस एंजाइम, ओके। साथ में दो और एंजाइम आए होंगे, आपको मालूम है, अपन ने दो पढ़े थे, एक तो इंटीग्रेस और प्रोटीएस। कौन आया, प्रोटीएस, और दूसरा कौन आया, इंटीग्रेस। ये आपके सेल के अंदर इन्होंने क्या ले ली है, एंट्री, क्योंकि पूरा का पूरा वायरस कभी भी एंटर नहीं करेगा, सिर्फ उसका जेनेटिक मटेरियल जो है वो क्या करता है, एंटर करता है। एंटर करने के बाद में सबसे पहले वाला ये आरएनए किसमें चेंज होगा, डीएनए के अंदर, ठीक है ना। तो ये जो आरएनए है इसने क्या बना दिया, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के थ्रू क्या बना दिया, दैट इज डीएनए। ये क्या है, आरएनए, एंजाइम कौन सा लगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, और उसमें क्या बना दिया, डीएनए। अब ये जो डीएनए है, ये डीएनए कहां एंटर लेगा, ये डीएनए एंट्री लेगा आपके न्यूक्लियस के अंदर। ये आपका न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस में ये क्या प्रेजेंट है, डीएनए। दिस इज व्हाट, डीएनए, एंड दिस इज व्हाट, न्यूक्लियस। अब आप देखिए, न्यूक्लियस ये है, डीएनए ये है, ठीक है ना। अब ये वाला जो डीएनए है इसको अपन रेड से बना लेते हैं, डेनोमिनेट रहेगा, ठीक है ना। इस तरह से होता है डीएनए। ये डीएनए कहां चले गया, इसके बीच में इंटीग्रेट हो गया, ठीक है। ये डीएनए क्या हो गया, इंटीग्रेट। कौन से एंजाइम ने फंक्शन करा यहां पर, इंटीग्रेस। कहां आया था, साथ में आया था, ये इंटीग्रेस एंजाइम अंदर गया और इसने इस तरह से क्या कर दिया, इनकॉर्पोरेट कर दिया। अब इनकॉर्पोरेशन के बाद में अब ये न्यूक्लियस आपका कहना नहीं मानेगा, ये किसका कहना मानेगा, इस पर्टिकुलर डीएनए का जो अंदर क्या हुआ है, इनकॉर्पोरेट हुआ है। अब फर्दर ये क्या बनाएंगे, दैट इज द वायरल आरएनए। क्या बनाया इन्होंने, वायरल आरएनए। वायरल आरएनए को ये किस में डाल देगा, अपने कैप्सिड वाले कोट में। ये क्या बन गया आपका, दिस इज व्हाट, HIV, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। ये इस तरह से क्या करेगा, और ज्यादा रेप्लिकेट करेगा। रेप्लिकेट करने के बाद में और ज्यादा क्या बनाएगा, प्रोजेनी। क्या बनाएगा, क्या बन गया ये, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम वाले बहुत सारे रेट्रोवायरस का फॉर्मेशन इस सेल के अंदर हुआ। इस पर्टिकुलर एनिमल सेल के अंदर ये काम हो रहा है। आप इसको सिंपल एनिमल सेल भी कह सकते हो, आप इसको मैक्रोफेज भी कह सकते हो। स्पेशली मैक्रोफेज के अंदर ये सबसे ज्यादा क्या होंगे, अटैक, क्योंकि मैक्रोफेज का काम होता है फैगोसाइटोसिस का। किसका काम होता है इसका, फैगोसाइटोसिस। तो सबसे ज्यादा अटैक जो है यहाँ पर होगा। अब ये प्रोजेनी कहां आ गई, ये रेट्रोवायरस कहां आ जाएगा, बाहर, इनफेक्ट अदर सेल। लेकिन उसमें भी सबसे ज्यादा कौन होगा, आपके टी हेल्पर सेल्स, क्योंकि उनके ऊपर क्या प्रेजेंट है, CD4 रिसेप्टर्स। अब आप देखिए, ये है आपका टी हेल्पर सेल, और टी हेल्पर सेल और उसके ऊपर क्या प्रेजेंट है आपको मालूम है,
दैट इज CD4। अब ये CD4 रिसेप्टर्स की वजह से ये रेट्रोवायरस जो है ये क्या हो जाएगा, इसका ग्लाइकोप्रोटीन जो है इसके साथ में क्या हो गया, थोड़ा सा इसको अलग कर देते हैं, दोनों मिक्स हो रहे हैं। ये ग्लाइकोप्रोटीन जो है नॉब लाइक स्ट्रक्चर जो इसके ऊपर प्रेजेंट थे, जो आपने इसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर देख रखा आपको मालूम होगा, उसमें से एक के साथ में क्या हो गया, ये अटैच हो गया। तो ये क्या है, रिसेप्टर्स CD4, और ये क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन 120। तो इस तरह से ये रेट्रोवायरस जो है क्या हो गया, इस टी हेल्पर सेल के साथ में अटैच हो गया। अटैच होने के बाद में ये किसके अंदर पहुंच जाएगा, ये आपके टी हेल्पर सेल को पहले तो फिनिश कर रहा है, और उसके अंदर कौन पहुंच गया, ये पर्टिकुलर रेट्रोवायरस। तो ये आपका टी हेल्पर सेल और उसके अंदर कौन आ गए, रेट्रोवायरस। धीरे धीरे टी हेल्पर सेल के फंक्शंस तो हो जाएंगे खत्म। ये जो काम कर रहा था कि लिम्फोसाइट का प्रोडक्शन करना है, बी लिम्फोसाइट को एक्टिवेट करना है, किसके लिए, प्लाज्मा सेल के सिक्रीशन के लिए और एंटीबॉडीज बनाने के लिए, ये वर्क हो गया इसका फिनिश। नाउ इट एक्ट एज replicated machinery for making progeny of किसकी प्रोजेनी बना रहे हैं, ये बना रहे हैं प्रोजेनी ऑफ रेट्रोवायरस HIV, ठीक है ना। अब ये टी हेल्पर सेल, इसके अंदर क्या हो रहा है, जो मेन फंक्शन था, इसका मेन फंक्शन क्या था, एक्टिवेट बी लिम्फोसाइट, और यही बी लिम्फोसाइट एक्टिवेट होकर क्या बनाते थे, प्लाज्मा सेल, और यही प्लाज्मा सेल क्या बनाता था, एंटीबॉडीज। तो इसने इसके फंक्शन को खत्म कर दिया, यहां से ये फंक्शन क्या हो गया, खत्म। अब सिर्फ और सिर्फ ये क्या कर रहा है, ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, इस तरह से रेट्रोवायरस को बनाने का काम करेगा। क्लियर। अब आप देखिए टी हेल्पर सेल्स अब आपका काम नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, आप कैसे हो जाएंगे, जब एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन नहीं होगा, नो एंटीबॉडी सिक्रीशन, तो आपकी बॉडी क्या हो जाएगी, डेफिशिएंट, दैट इज नोन एज इम्यूनो डेफिशिएंस। अब आप क्या हो गए हो, इम्यूनो डेफिशिएंट हो गए हो। अब ये जो मैक्रोफेज था ये तो लगातार फैक्ट्री बन गई, रेट्रोवायरस का सिंथेसिस हो जा रहा है और ये टी हेल्पर सेल्स को नुकसान पहुंचा जा रहे हैं। लगातार ये क्या करेंगे, मैक्रोफेजेस फिर वापस क्या बनाएंगे, रेट्रोवायरस, और फिर क्या हो जाएगा। तो मैक्रोफेजेस को हम क्या कहते हैं, फैक्टरीज ऑफ HIV और रेट्रोवायरस। तो ये फैक्ट्री बन गई है और इसके अंदर क्या बन रहा है, रेट्रोवायरस बन रहा है। वो रेट्रोवायरस किसको डिस्टॉर्ट कर रहा है, आपके टी हेल्पर सेल्स को डिस्टॉर्ट कर रहा है, उसके फंक्शन को खत्म कर दिया है, उसने एंटीबॉडी का सिक्रीशन खत्म कर दिया है। अब आप क्या हो गए हो, इम्यूनो डेफिशिएंट। तो अब आपको कोई भी वायरस, इवन सिंपल जो निमोनिया का इन्फ्लुएंजा वायरस भी अटैक करता है, तो वो भी इतना प्रॉब्लमेटिक होगा कि आप उस पर्टिकुलर डिजीज को भी कंट्रोल नहीं कर पाओगे। आपका इम्यून सिस्टम धीरे धीरे क्या होता जाएगा, फेल होना शुरू हो जाएगा। तो मोड ऑफ एक्शन इसका क्या है कि आपके जो सबसे इम्यूनो एफिशिएंट सेल थे उनको ही क्या कर देना है, डेफिशिएंट। कौन कौन से, नंबर 1 मैक्रोफेज एंड नंबर 2 टी हेल्पर सेल्स। टी हेल्पर सेल्स का तो नंबर इतना कम हो जाएगा कि 200 मिलीमीटर क्यूब तक आ जाएगा। अगर इतना हो जाता है नंबर, ठीक है ना, तो आप समझ जाना कि पर्सन को अब क्या हो गई है, इम्यूनो डेफिशिएंसी, और यही है एड्स का एक्शन। सो नाउ पर्सन बिकम इम्यूनो डेफिशिएंट। ओके, हेलो, नाउ टू द सिम्टम्स। यस बेटा, क्या क्या सिम्टम्स रहते हैं जब सिम्टम्स, तो अब आप देखिए यहां पर जो सिम्टम्स हैं वो बहुत कॉमन होते हैं। तो ग्रुप ऑफ सिम्टम्स एक साथ आएंगे जिसको हम क्या कहते हैं, ग्रुप ऑफ सिम्टम्स नोन एज, क्या कहा जाता है उनको, सब जानते हैं ये हम,
दैट इज सिंड्रोम। क्या कहते हैं हम इसको? सिंड्रोम। हाँ जी, अब आप देखिए, अब हम इसको हम 3 स्टेजेस में डिवाइड करते हैं। स्टेज 1, स्टेज 2 एंड स्टेज 3। अगर हम इसकी बात करते हैं स्टेज 1 यानी कि आपको अभी अभी यानी कि कुछ समय से ही HIV वायरस आपकी बॉडी के अंदर गया है। जब HIV वायरस आपकी बॉडी के अंदर गया तो आपको क्या फीलिंग आएगी? तो पहली फीलिंग आएगी जो स्टेज फर्स्ट होगी, आपके जो लिम्फ नोड्स जो हैं, स्पेशली लिम्फ नोड्स आपको मालूम है आर्मपिट्स में और ग्रॉइन एरिया में सबसे ज्यादा अमाउंट के अंदर होते हैं। एनलार्जमेंट ऑफ लिम्फ नोड्स, एनलार्जमेंट ऑफ लिम्फ नोड। सबसे पहला सिम्टम्स जो है ये, आपको थकान बहुत ज्यादा लगेगी, आप हमेशा आपको टायर्डनेस और फैटिक जो है वो नजर आएगा आपकी बॉडी के अंदर। तो फैटिकनेस इन बॉडी, यस। अब इसके साथ साथ में आपका वेट जो है वो भी लॉस हो रहा है, दैट इज लॉस ऑफ वेट, लॉस ऑफ वेट, ठीक है ना। इस जो सिंपल से सिम्टम्स जो होते हैं, आपको भूख लगना, आपको इन्फेक्शंस जो हैं वो ज्यादा होने लग जाते हैं, सर्दी खांसी बुखार जो है, ठीक है ना, यानी कि यू गेट एक्वायर विद इन्फेक्शंस। अगर आपको इन्फेक्शंस बार बार हो रहे हैं, अभी तक पर्सन क्या है, आप उसको एड्स नहीं कह सकते कि पर्सन को एड्स है, आप उसको क्या कहोगे? यस, पर्सन इज HIV पॉजिटिव, पर्सन इज HIV पॉजिटिव, नॉट एड्स, ठीक है ना। एड्स आप नहीं कहोगे, अभी वो पॉजिटिव आया है, उसको एड्स नहीं हुए। सेकेंड वाली जो स्टेज है जिसको हम क्या कहते हैं? एसिम्प्टोमेटिक फेज। अब देखो, इसके अंदर तो सिम्टम्स आएंगे ही नहीं, इसके अंदर तो क्या हो रहा है, आपको बार बार एक्यूट, अच्छा आप एक चीज और जानते होंगे, एक्यूट इन्फेक्शंस। एक्यूट इन्फेक्शंस आप कह सकते हो, मैंने इसलिए लिखा है एक्यूट इन्फेक्शन। देखो, 2 तरह के इन्फेक्शंस होते हैं। एक्यूट जो आपको बार बार थोड़े टाइम पीरियड के लिए लेकिन आते रहते हैं, ठीक है, फॉर शॉर्ट टाइम पीरियड। हमेशा ध्यान रखना, एक्यूट इन्फेक्शन इज फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन। एक होता है क्रोनिक, आपने क्रोनिक वर्ड भी सुना होगा, क्रोनिक मतलब अगर कोई इन्फेक्शन बहुत लंबे समय के लिए है तो हम उसको क्या कहेंगे? क्रोनिक इन्फेक्शन। लॉन्गर ड्यूरेशन, अगर किसी इन्फेक्शन का लॉन्गर ड्यूरेशन होता है तो आप उसको क्या कहते हो? क्रोनिक। लेकिन स्टेज 1 के अंदर क्या आ रहा है? एक्यूट इन्फेक्शन। अब एसिम्प्टोमेटिक फेज के अंदर देखिए, सिम्टम्स नहीं आ रहे बॉडी के अंदर, ठीक है ना। हो सकता है 2 से 4 साल, 10 साल, 10 years not 4 years, 2 to 10 year लग जाए सिम्टम्स पूरे आने में, ठीक है ना। पर्सन क्या है? HIV पॉजिटिव है, उसकी स्टेज है ये, ठीक है ना, लेकिन पर्सन कोई भी सिम्टम शो नहीं करेगा, ठीक है ना। इस समय जो है नंबर जो है वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज होना लग जाएगा, किसका? ऑफ दिस टी हेल्पर सेल्स। लेकिन इतना नहीं है, डिक्रीज। आपको मालूम होगा कि टी हेल्पर सेल्स का अगर नॉर्मल नंबर आपसे पूछा जाता है तो नॉर्मल अगर टी हेल्पर सेल्स हैं तो नॉर्मल टी हेल्पर सेल्स कितने होते हैं एक हेल्दी पर्सन के अंदर? दैट इज 500 टू आप ये मान लो 1600 मिलीमीटर क्यूब सेल्स, मिलीमीटर क्यूब, इतना होना चाहिए नॉर्मल वैल्यू। लेकिन इसका नंबर क्या हो जाएगा? टी हेल्पर सेल्स का नंबर क्या हो जाएगा? डिक्रीज। पर्सन लगातार इसकी बॉडी के अंदर मैक्रोफेज फैक्ट्रीज का काम कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन पर्सन के अंदर ये इन्फेक्शन बहुत ही स्लो स्टेज के अंदर चलेगा। इसलिए आपने इसको क्या कहा है? एसिम्प्टोमेटिक फेज। 2 से लेकर 10 साल तक पर्सन को कुछ नहीं मालूम पड़ रहा कि उसको HIV इन्फेक्शन है या नहीं।
ठीक है ना। वो क्या आता है, वो नेगेटिव भी आएगा, वो पॉजिटिव नहीं आएगा। वो क्या कहते हैं, एड्स आप उसको नहीं कह सकते, सिर्फ HIV क्या होता है वो पॉजिटिव। तो 2 से 10 साल के बीच में उसको कोई भी इस तरह के सिम्टम्स नहीं आ रहे, ठीक है। थोड़ा बहुत इन्फेक्शंस आते हैं फिर रुक जाते हैं, जैसे कि अपन नॉर्मल जो है थकान होती है, अपन को इन्फेक्शन हुआ फिर वापस ठीक हो गए, तो इस तरह के एक्यूट इन्फेक्शंस उसकी बॉडी के अंदर लगातार चल रहे हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा काम चल रहा है कि डिक्रीज हो रहा है अमाउंट किसका, टी हेल्पर सेल का। फिर आती है आपकी स्टेज 3, जिसको हम कहते हैं फुल ब्लोन एड्स। इस केस के अंदर अब आप कह सकते हो कि उसका टी हेल्पर सेल का नंबर रिड्यूस हो गया है 200 सेल मिलीमीटर क्यूब तक। अगर ये नंबर रिड्यूस हो जाता है फिर आप कह सकते हो उसको कि यस, उसको फुल ब्लोन एड्स है। 2 से 10 साल तक वो वायरस जो है उसके सेल के अंदर छुपे रहे, लगातार उसको वीक करते रहे, आपकी बॉडी को मालूम भी नहीं पड़ा। लेकिन जैसे ही 3rd स्टेज आएगी, इन्फेक्शंस इतने ज्यादा हो जाएंगे कि बॉडी उसको कंट्रोल नहीं कर पाएगी। इन फुल ब्लोन एड्स, नंबर ऑफ T helper cell reduced to 200 मिलीमीटर क्यूब, 200 सेल्स मिलीमीटर क्यूब। इतना कम नंबर हो चुका है किसका, आपके एड्स के वायरस की वजह से टी हेल्पर सेल का। तो ये जो रिड्यूस नंबर है, इस रिड्यूस नंबर की वजह से अब उसको क्या हो रहा है, बार बार पर्सन इज इन्फेक्टेड विद कोई भी बैक्टीरिया, वायरस, कुछ भी हो, पर्सन स्टार्ट infecting from bacteria, mycobacterium आप लिख सकते हैं उसको, mycobacterium, फंगस, वायरस एक्सेट्रा। अब इसको कोई नहीं बचा सकता। अब ये कौन सी स्टेज में आ गया है, इस स्टेज के अंदर कि इसकी बॉडी जो है लगातार क्या होती जाएगी, इम्यूनो डेफिशिएंट होती जाएगी, डिजीज इसकी बॉडी के अंदर लगातार रिकरेंस में चलती रहेगी और पर्सन क्या हो जाएगा, वीक, और वीक होते 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 पर्सन की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो सिम्टम्स में आपको 3 स्टेज देखने को मिलती है, स्टेज 1, स्टेज 2 एंड स्टेज 3। स्टेज 2 जो है बिल्कुल नॉर्मल फेज है, एसिम्प्टोमेटिक फेज है, लेकिन हाईली डेंजरस फेज है। इसी के अंदर टी हेल्पर सेल्स जो हैं उनका नंबर क्या होता है, रिड्यूस होता है, और मैक्रोफेजेस जो हैं एक्ट एज फैक्ट्रीज फॉर HIV, इम्यूनो इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। 3rd स्टेज है फुल ब्लोन एड्स। यहाँ पर जो है कुछ नहीं हो सकता, ठीक है ना, यानी कि ये स्कोप अब खत्म हो जाएगा। उस तरह के सिम्टम्स जो है बॉडी के अंदर बार बार आना शुरू हो जाएंगे। पर्सन हमेशा लगातार कंटिन्यूएशन के अंदर किस में रहेगा, इन्फेक्शन के अंदर। सो ये क्या थे आपके सिम्टम्स, किसके, एड्स के। ओके बेटा, यस, थैंक यू। यस बेटा, नेक्स्ट इज द डायग्नोसिस। हम डायग्नोसिस कैसे करेंगे अगर एड्स हो जाता है तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है डायग्नोसिस की, कि जो इसका विंडो पीरियड होता है, जो 2 से 10 साल का समय है, ठीक है ना, उसको हम क्या कहते हैं, विंडो पीरियड। विंडो पीरियड के अंदर 2 to 10 ईयर, जब तक ये आपकी बॉडी के अंदर एसिम्प्टोमेटिक फेज के अंदर है। विंडो पीरियड इज ऑल्सो नोन एज एसिम्प्टोमेटिक फेज। तो एसिम्प्टोमेटिक फेज के अंदर कौन है, आपका HIV वायरस, रेट्रोवायरस आपकी बॉडी के अंदर है और वो अभी कोई सिम्टम्स शो नहीं कर रहा। इस समय ये हाईली एक्टिव है। वायरस क्या है, हाईली एक्टिव है, लेकिन सेल के अंदर आपको पता नहीं चलेगा, आपके ब्लड के अंदर ये रिलीज नहीं हो रहा है और कोई एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन भी नहीं कर रहा है। तो इस कंडीशन के अंदर अगर आप टेस्ट कराते हैं, पहला इसका डायग्नोसिस टेस्ट कौन सा है, दैट इज द ELISA। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ELISA? यस, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो sorbent
एसिड। ये पूरा डिटेल में है आपके बायोटेक वाले चैप्टर में, वहां पर हम इसका डिटेल प्रोसीजर पढ़ेंगे। तो ये जो एलाइजा है, ये एलाइजा टेस्ट अब कैसा आएगा? नेगेटिव। अगर एलाइजा पॉजिटिव आ जाता है, उस केस के अंदर हम एक कंफर्मेटरी टेस्ट और करते हैं। कौन सा टेस्ट करते हैं? कंफर्मेटरी टेस्ट। और वो कंफर्मेटरी टेस्ट क्या है? दैट इज द वेस्टर्न ब्लॉट। कौन सा टेस्ट है? वेस्टर्न ब्लॉटिंग। ओके, तो दो तरह के टेस्ट हो गए आपके। एक हो गया आपका दैट इज एलाइजा, ठीक है ना। एनसीईआरटी में क्या मेंशन है आपके? एलाइजा। तो इस पे आप सबसे पहले ध्यान देंगे। लेकिन क्योंकि एलाइजा आपका नेगेटिव आएगा इन केस ऑफ एसिम्प्टोमेटिक फेज, तो कंफर्मेटरी टेस्ट के लिए आप एक और टेस्ट करेंगे दैट इज नोन एज द वेस्टर्न ब्लॉटिंग। क्लियर? अब बात आती है इसके ट्रीटमेंट की। भाई इसको क्या ट्रीटमेंट दिया जाए? तो सबसे पहले इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। देयर इज नो क्योर ऑफ एड्स, ठीक है ना। सिर्फ प्रिवेंशन ही जो है इसका बेस्ट मेथड है, जिसके थ्रू जो है आप अपना टाइम ड्यूरेशन जो है वो थोड़ा सा लॉन्ग कर सकते हो, ठीक है ना। सो देयर इज नो क्योर फॉर एड्स, इसका कोई भी बचाव नहीं है। अब हम क्या करते हैं? हम किस तरह से इस जो है एचआईवी वायरस की जो रिएक्शंस चल रही हैं उसको स्लो डाउन करें? अगर हम रेट्रोवायरस है, रेट्रोवायरस की स्पीड को स्लो डाउन कर दे, हम इस तरह की ड्रग्स बनाए कि वो रेट्रोवायरस को किल करे और उसको स्लो डाउन कर दे उस प्रोसेस को, तो हम क्या कर सकते हैं? एड्स का ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। तो हमने क्या करा है? रेट्रोवायरस को इफेक्ट करने वाली ड्रग बनाई है दैट इफेक्ट रेट्रोवायरस, ठीक है ना। रेट्रोवायरस इज अफेक्टेड बाय ड्रग जो बहुत चली थी एजाइडोथाइमिडीन, जिसका पहले नाम भी था, दैट इज ड्रग एजाइडोथाइमिडीन। और हम उसको, अब ये खत्म हो चुकी है, अब नहीं चलती है मार्केट के अंदर ये। इसकी जगह एक और ड्रग आती है दैट इज नोन एज जाइडोविडिन, जाइडोविडिन। इसी तरह से हमारा एक और एंजाइम है प्रोटीएस, बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है। अगर हम उसको कंट्रोल कर लेते हैं तो भी हम क्या कर सकते हैं? एचआईवी के वायरस की एक्टिविटी को डिले कर सकते हैं, रोक सकते हैं। तो सेकेंड इज द प्रोटीएस इनहिबिटर ड्रग, और उसका नाम क्या है? इनका नाम जो है हर एक के पीछे क्या लगेगा आपको ये ध्यान देना है, दैट इज नावीर। फॉर एग्जाम्पल दैट इज रिटोनावीर, ओके। इसी तरह से नेल्फिनावीर, ये दोनों ही ड्रग क्या करेंगी? प्रोटीएस को एक्टिविटी को क्या कर देगी? इनहिबिट करेगी। एक और एंजाइम है दैट इज इंटीग्रेस इनहिबिटर ड्रग। अब ये जो इंटीग्रेस है ये डायरेक्टली क्या करेगा? ये जो डीएनए के अंदर इनकॉर्पोरेशन हो जाता है वायरल डीएनए को, उस एक्टिविटी को क्या कर देगा? ये रोक देगा। एंड दैट ड्रग इज स्टेविडीन। तो आप अगर इन ड्रग्स को देते हैं पेशेंट को, या पेशेंट ये ड्रग लेता है, तो उस केस के अंदर एजाइडोथाइमिडीन जो अब नहीं चल रही है, और इसकी जगह पर मार्केट के अंदर कौन सी अवेलेबल है? जाइडोविडिन। प्रोटीएस इनहिबिटर के लिए राइटोनावीर और नेल्फिनावीर, और इंटीग्रेस के लिए है स्टेविडीन। तो ये ड्रग्स जो हैं आपकी एंजाइम की एक्टिविटी को क्या कर रही है? डिले कर रही है। इन सब से मिलकर एक जो है पर्टिकुलर हमने एक ट्रीटमेंट भी बनाया है दैट इज नोन एज द हार्ट। बहुत क्वेश्चन भी आते हैं इसके पास में, HAA, yes, HAR, heart, yes, this is the heart। अभी हार्ट का जो फुल फॉर्म है दैट इज
हाईली एक्टिव, इसको एक बार मैं रब कर देती हूँ यहां से, ठीक है, इसको यहां पर लिख लेते हैं, ठीक है, यस, हाईली एक्टिव रेट्रोवायरस ट्रीटमेंट, एंटी-रेट्रोवायरस, हाईली एक्टिव एंटी-रेट्रोवायरस ट्रीटमेंट, हाईली एक्टिव एंटी-रेट्रोवायरस ट्रीटमेंट। अब आप देखिए, ये जो ट्रीटमेंट है, ये हम जो ट्रीटमेंट देंगे, इसके अंदर आपने 2 एंजाइम का मिक्सचर ले लिया है। कौन कौन से एंजाइम का? एक तो एंटी रेट्रोवायरस प्लस प्रोटीज, जो भी प्रोटीज वाला है वो एंजाइम, इन दोनों का मिक्सचर हम देंगे अगर पेशेंट को, तो उससे पेशेंट जो है रिकवर चाहे ना हो, लेकिन उसके अंदर एचआईवी की ग्रोथ क्या हो जाएगी, बहुत हद तक स्लो डाउन हो जाएगी। क्लियर? यस, हम नेक्स्ट में चलते हैं, दैट इज नोन एज द प्रिवेंशन। द लास्ट इज द प्रिवेंशन। यस, अगर पता चल जाता है पर्टिकुलर पर्सन को जो है वो एड्स हो चुका है या एचआईवी हो चुका है, उस केस के अंदर हमें क्या करना चाहिए, क्या एक्शन लेने चाहिए। तो कभी भी ध्यान रखें, अगर आप इस तरह के पर्सन को सोसाइटी से बाहर निकाल देते हैं, दैट इज यू हैव टू रिमूव द पर्सन फ्रॉम द सोसाइटी, या फिर सोसाइटी शन द पर्सन, ठीक है, सोसाइटी रिमूव द पर्सन इज नॉट अ बेस्ट ऑप्शन। आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना, क्योंकि वो भी आपकी सोसाइटी का ही क्या है, मेंबर है। तो जो मेंबर है उसका ध्यान भी रखना है। वर्ल्ड भी जो है, पूरा जो है, इंडिया और वर्ल्ड दोनों ही इसी तरह के उसमें लगे हैं कि हम इन जैसे लोगों को जिनको एड्स हो चुका है, उनको कैसे वापस सोसाइटी के अंदर सेम वही रेस्पेक्ट और ऑनर दे, ताकि वो भी अपना फुल फ्लैश जो लाइफ है उसको पूरा जो है अपना खत्म करें नॉर्मली, जैसे बाकी दूसरे लोग करते हैं, ना कि एक उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट के अंदर जिससे उनको शेमलेस वाली शेमफुल फीलिंग जो है उनके अंदर आए। सो ये हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिकॉज दे आर ऑल्सो द सिटीजन्स ऑफ आवर नेशन। प्रिवेंशन के लिए जो वर्ल्ड है उसमें WHO क्या सेलिब्रेट करता है, 1 दिसंबर is the World AIDS Day. World AIDS Day सिर्फ किस लिए हुआ है ये प्रोसेस? टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग द पीपल, कि इस तरह से जो है, अगर आप डिस्पोजेबल नीडल यूज करोगे, आप क्या कहते हैं ड्रग जो है इंट्रावेनसली लोगे, या फिर आप अनस्टरलाइज्ड जो है नीडल का यूज करेंगे ब्लड ट्रांसफ्यूजन के अंदर, तो केस कितने ज्यादा जो है एड्स के पेशेंट्स जो है वो नंबर, उनका अमाउंट कितना बढ़ सकता है। इसलिए WHO जो है उसने भी 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे जो है फॉर क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग द पीपल्स, क्रिएटिंग अवेयरनेस among peoples। इसके अलावा भारत के थ्रू या नेशन के थ्रू, हमारे नेशन के थ्रू एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है, नैको, आप सब जानते होंगे, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, नैको, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। ये ऑर्गेनाइजेशन भी बहुत ज्यादा जो है एक्टिव है और बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है उन लोगों को जिनको एड्स है, और अवेयरनेस भी क्रिएट कर रही है। तो नैको का विजिट हमेशा हर स्कूल या कॉलेजेस में लगते रहते हैं। आप लोग भी एनसीसी और एनएसएस में हैं आप लोग, तो आपको मालूम होगा कि नैको का कितना बड़ा रोल जो है सोसाइटी के अंदर है। यस, इसके अलावा डिफरेंट एनजीओज जो हैं, ठीक है ना, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ये भी क्या करती है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इसके अंदर, दैट इज टू रिमूव सच अ डेडली डिजीज फ्रॉम द एनवायरमेंट। यस,
ये तो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं। हम लोगों को किस किस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए ताकि एड्स जैसी डिजीज जो है हमारे यहाँ पर यानी कि हमारे जो एनवायरनमेंट में जो है वो ना फैले, ठीक है ना। तो सबसे पहला है कि दैट इज यूज ऑफ डिस्पोजेबल नीडल, यूज ऑफ डिस्पोजेबल और स्टेरिलाइज्ड नीडल इन ब्लड ट्रांसफ्यूजन। और इस चीज में हम लोग जो है हमें सक्सेस भी मिली है और यही कारण है कि आज एड्स के पेशेंट जो है वो कम हुए हैं। और अब हॉस्पिटल्स में पूरा इवन गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू जो हॉस्पिटल्स चलाए जा रहे हैं उन सब के अंदर जो है स्टेरिलाइज्ड नीडल का या डिस्पोजेबल नीडल का क्या होता है यूज, ठीक है ना। हाँ जी, जब भी हम क्या कहते हैं कोई टैटूइंग कराते हैं या फिर क्या कहते हैं पियर्सिंग ऑफ द नोज और ईयर करवाते हैं तो उसके लिए भी हम क्या करते हैं स्टेरिलाइज्ड नीडल का यूज करते हैं। यस, कंट्रोल ड्रग अब्यूज सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि ड्रग जो है वो क्या कर रहा है पूरे एनवायरनमेंट को डर्टी बना रहा है, ठीक है ना। हमारा जो नेशन का जो युद्ध है वो क्या हो रहा है दैट इज कह सकते हो अपन खराब हो रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ द ड्रग। तो हमें उसको भी क्या करना है कंट्रोल करना है, ठीक है ना। और दैट इज फ्री क्या कहते हैं जितने भी क्या कहते हैं ये जितने भी यूज में आते हैं दैट इज कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में अवेयरनेस को क्या करना है क्रिएट करना है। अवेयरनेस अबाउट reproductive health is the important factor जिसकी वजह से हम एड्स को जो है वो क्या कर सकते हैं कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, सो ये कुछ मेथड्स हैं जिनके थ्रू हम कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम सब मिल करके इसको कंट्रोल करेंगे तो ये डिजीज जिस तरह से कम हुई है खत्म भी हो जाएगी नेशन से। ओके बेटा, तो आई थिंक सो आपको समझ में आया होगा और अभी भी कोई डाउट वगैरह है तो आप पूछ सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप पे या फिर कमेंट सेक्शन। ओके बेटा, थैंक यू।